नमस्कार दोस्तों। जैसा कि साइंस को लेके, विज्ञान को लेके बहुत ज़्यादा कंपटीशन, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और इसको लेके कई समस्याएं भी कॉम्पिटिटर को आ रही हैं। उसको ही सॉल्व करने के लिए हम कंटेंट वाइज पूरी साइंस, जो कॉम्पिटिटिव साइंस भी आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साइंस में हम जैसे ये टॉपिक जो है दैट इज़ यहाँ पे लिखा है ध्वनि। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके आज का जो विषय है वो है ध्वनि, यानी ये फिजिक्स से रिलेटेड है। ये फिजिक्स से रिलेटेड है और इस टॉपिक को करने के बाद यानी ध्वनि के ऊपर जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसमें समावेश हैं, साथ में दिए गए हैं। यानी कि साथ में वो यहाँ लिखे गए हैं और वो क्वेश्चन लिखे गए हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं। यानी ध्वनि साउंड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगभग अपनी तरफ से इस कंटेंट इस वीडियो में डाले गए हैं। तो वो हम साथ में डिस्क्राइब भी करेंगे। ध्वनि, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ध्वनि से ही अब शुरू करते हैं। ध्वनि ध्वनि सदैव किसी न किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। जीवधारी अपने गले की झिल्ली कंपित करके मुंह से ध्वनि निकालते हैं। इन ध्वनि कंपनों की आवृत्ति को से 20 सेकंड के बीच होती है। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं ध्वनि, यानी कि 20,000 प्रति सेकंड के बीच होती है। ध्वनि किसी माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगों के भी रूप में चलती है। ध्वनि बहुत सिंपल, बहुत आसान है। कोई वस्तु कंपन होती है, उसके उत्पन्न उससे ही ध्वनि पैदा होती है। दीप, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जीवधारी गले में झिल्ली को कंपित करके, यानी गले में झिल्ली जो है वो कंपित हो रही है। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मैं आगे बोल रहा हूँ, करके मुंह से ध्वनि निकलते हैं। इन कंपनों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज यानी प्रति सेकंड के बीच होती है। ध्वनि किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है। यानी कि ध्वनि के लिए इंपॉर्टेंट है माध्यम, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? तो हम देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग जो है उसे हम इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। कि जब तरंग की गति किसी दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या उसके समानांतर होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। यानी कि कण जो है कंपन करने की दिशा में अनुदिश रहते हैं, समानांतर रहते हैं। और इसको हम जैसे यहाँ पे है जैसे तरंग धैर्य। अब ये कई बार आता है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य का मतलब होता है दैट इज लैम्डा। लैम्डा से होती है वेवलेंथ। हम तरंग धैर्य की बात कर रहे थे कि तरंग धैर्य जो है अनुदैर्ध्य तरंग से पहले तरंग धैर्य। तो तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर मुख्य 3 भागों में विभाजित किया। जैसे तरंग है, मैं बोल रहा हूँ, गले में कंपन हो रही है, झिल्ली में, और मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो इसने कहा कि इसके 3 भागों में विभाजित किया आवृत्ति जो है, शून्य से लेके। अब इस आवृत्ति पे आप देखें कि यहाँ पे एक जो आवृत्ति है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि श्रव्य ध्वनि यानी ऑडिबल, जो आप सुन सकते हैं, जो हम लोग सुन सकते हैं, जैसे 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक जो हम सुन सकते हैं उसे ये बोला गया, इसे बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। जो हम सुन सकते हैं, हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं, इसे बोलते हैं ऑडिबल वेव्स, श्रव्य ध्वनि। नंबर 2 पे अश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक वेव्स। अश्रव्य ध्वनि जिन तरंगों की आवृत्तियां निम्न श्रव्य आवृत्ति तरंगों से नीचे हों, यानी कि जो आप सुन नहीं सकते हैं, इंफ्रासोनिक हैं, यानी कि आपके 20 हर्ट्ज यानी कि 20 हर्ट्ज के भी नीचे हैं, इससे भी जो नीचे हैं वो आप नहीं सुन सकते हैं, हम और आप नहीं सुन सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात करें अपराश्रव्य, जो 20,000 से ऊपर है। जैसे मान लो 20,000 से हर्ट्ज से जो ऊपर है, इन ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते हैं और इसे बोलते हैं, यानी कि इससे वो ऊपर है, इससे ज़्यादा बड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे कि हम इसे नहीं सुन सकते हैं। यानी कि इसे भी हम ना तो अपश्रव्य ना तो परश्रव्य, इनकी अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, इन दोनों वेव्स को हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन परश्रव्य तरंगे कहलाती है। मनुष्य के कान इन तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ते, बिल्ली
जैसे चिड़िया, चमगादड़, ये सारे डॉल्फिन इन तरंगों को सुन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारे इनको सुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि इनको ये सुन सकते हैं। आगे है फॉर एग्जांपल चमगादड़। चमगादड़ लगभग 1000 आवृत्ति तक परश्रव्य को सुन सकती है। सॉरी 1 लाख, सॉरी मैं गलत बोल गया। 1 लाख तक की जो आवृत्ति है वो उनको सुन सकती है। तो आवृत्ति का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है और इसे हम परश्रव्य तरंगे कहते हैं। चमगादड़ रात को कैसे उड़ते हैं? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। यह चमगादड़ रात में कैसे उड़ते हैं? सुनने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्योंकि उड़ने के दौरान उनके द्वारा पैदा की गई पराश्रव्य तरंगे उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं द्वारा उनकी परिवर्तित होती हैं, जिन्हें वे महसूस करते हैं और बिना कठिनाई से उड़ सकते हैं। यानी चमगादड़ आंखों के माध्यम से नहीं, आवाज़ के माध्यम से उड़ते हैं रात को। ये बहुत ज़्यादा, यानी जैसे ही शाम होती है उसके बाद चमगादड़ों को उड़ते देखा जा सकता है, और जिसका मुख्य कारण है कि आंखों से नहीं वो कानों से दौड़ सकते हैं। उसके आगे हम देखें विशेषताएं। तो आवाज़ जो आप सुन रहे हैं इसकी विशेषता क्या क्या है? अब विशेषता में हम देखें कि इसकी विशेषता में पिच या आवृत्ति, पिच आवृत्ति है, तेजी या तीव्रता है, गुणवत्ता, यही मुख्य है। या पिच कैसी, कितनी इको आपके पास आ रही है, आवृत्ति कितने दूर तक जा रही है, तेज से बोल रहा हूँ कि धीरे बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। गुणवत्ता, मधुर है कि कड़वी है, ये सारे के सारे इसकी विशेषता है। इन विशेषताओं के आधार पर ध्वनि को पहचाना जा सकता है, जैसे हम किसी व्यक्ति या उसकी आवाज को पहचानते हैं। पिच का अर्थ है ध्वनि के कंपनों की दर, हर्ट्ज में मापा जाता है। इनको हर्ट्ज में मापा जाता है, पहला इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ध्वनि तेजी, लाउडेंस को डेसिबल में मापा जाएगा। अगर लाउड से बात करें तो उसे डेसिबल में, शोर जो है उसे डेसिबल में मापा जाता है। यह इकाई आयन पर आधारित होती है, जो सबसे धीमी ध्वनि होती है जो मनुष्य कानों द्वारा सुनी जा सकती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी पदार्थिक माध्यम ठोस का होना जरूरी है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि बिना माध्यम के चाल नहीं कर सकती। गति नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि दिशा है, मैं बोल आपकी तरफ रहा हूँ, लेकिन ये दोनों तरफ कहीं भी आवाज़ ये जा सकती है, चारों दिशाओं में। तो ये अदिश राशि होगी एक तरह से। तो इसलिए इसमें ठोस अथवा गैस जो है किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी है। ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चलती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये लाइन आ चुकी है। ध्वनि किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलती है, यानी ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगों में चलेगी। नंबर नेक्स्ट, जब ध्वनि की तरंगें एक माध्यम से चलकर दूसरे पृष्ठ से टकराती हैं तो उनमें कुछ माध्यम में ही एक पथ दूसरे पथ से कुछ विचलित होकर चली जाती है। इस प्रकार ध्वनि को तरंगों को अपने पथ से विचलित हो जाने उसका रिफ्रैक्शन कहलाता है, यानी अपवर्तन कहलाता है। ये आगे भी हम पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वस्तु अधिक आयाम कंपन पैदा करती है, जिसे हम अनुनाद कहते हैं, यानी कि रेजोनेंस कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बादलों का गड़गड़ाना। परिवर्तित ध्वनि की प्रतिध्वनि यानी इको, आप देखते हैं डीजे पे आप नाचते हो, बहुत जगह आप नाचते हो, वहाँ पे उसकी जो इको है उसे वो बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं तो आपको सुनने में अच्छा लगता है, या जो आपके इंटरेस्ट के अनुसार। तो परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तकता श्रोता कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन हम डीजे के बिल्कुल पास नाचते हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपर इको का सुनना है तो कम से कम दूरी जो है वो 17 मीटर की चाहिए। आगे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, दैट इज तारतम्य, पिच। ध्वनि का लक्षण है ये, जिसकी ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण कहा जाता है, यानी कि ग्रैव या तीक्ष्ण, मोटी या तीक्ष्ण श्रिल होती है। तो ये किसका लक्षण है? ये है तारत्व का, पिच। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये बहुत बार आ चुका है। किस पर निर्भर करता है? तारत्व आवृत्ति पर। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर उसका तारत्व कम हो जाता है तथा ध्वनि मोटी या स्पाट प्रतीत होती है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर उसका तारत्व अधिक होता है तथा ध्वनि की तीक्ष्णता अथवा पतली होती है।
बच्चों और स्त्रियों में ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों और स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, अतः उसका तारत्व अधिक होता है। उसका पुरुषों की आवाज़ भारी होती है, उनका तारत्व कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि उनका तारत्व कम होता है। दैट इज ध्वनि की चाल। अब चाल पे बात करते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न होती है। अगर पानी है तो अलग है, ठोस है तो अलग है, अगर गैस है तो अलग है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रस्तः इलेक्ट्रिसिटी पर या घनत्व पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस, ये बहुत बार आ चुका है, सबसे उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। वहीं जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकंड की होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि ध्वनि की चाल वायु में क्या होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, यानी कि उसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ बदल जाती है, जबकि आवृत्ति की नहीं बदलती है। तो आप याद रखें, आवृत्ति की जो तरंग दैर्घ्य है वो नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है इस केस में। तो आप देखें, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है, नहीं करती है। इंपॉर्टेंट है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है, यानी इस पर भी वो निर्भर नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइनें आपको याद रखनी है, इसी के बेस पे आप आगे कर जाएंगे, आप आगे कर सकते हैं। आगे आप देखें ध्वनि की चाल। अब ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर सर्दी है, गर्मी है, जैसे माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो आप यहाँ भी देखें, वायु में प्रति 1 सेल्सियस के साथ 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ध्वनि की चाल पर दाब, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। दाब जितना मर्जी, उसका कोई प्रभाव आवाज पर नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। नमी युक्त घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु की ध्वनि से चाल अधिक होती है, तो उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। घनत्व से वायु जो है उसकी चाल में कमी आती है। गहरे पानी में ध्वनि की चाल उथले पानी की अपेक्षा अधिक होती है। तो गहरे पानी में आवाज़ की ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है उथले पानी के कंपैरेटिव में। आगे चलते हैं विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की गति है वो इस्पात में रहती है, शीशे में रहती है। गर्म पानी ठंडा, उसमें 1505 मीटर पर सेकंड, ईंटों में 3542 मीटर पर सेकंड, लकड़ी में 3847 मीटर पर सेकंड। तो आप याद रखें, इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है, ठोस में ध्वनि होती है। और उसके बाद हम देखें, ये स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ध्वनि संबंधी प्रक्रिया, इस पे थोड़ी सी बात कर लें। विवर्तन प्रकाश की सतह तरंगों की किसी बाधा अथवा पतले छिद्र से होकर गुजरने पर फैलती है। यदि छिद्र छोटा तो ध्वनि की तरंगें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इसी कारण ध्वनि किसी गलियारे किनारे में सुनी जा सकती है। सिंपल है कि आप जहाँ बोल रहे हैं उसमें अगर कोई बाधा आती है तो वो अपना जो डायरेक्शन है वो बदल सकती है। अगर वो पतली है तो और भी कई जगह भी सभी दिशाओं में सुनाई देगी। आगे देखें परावर्तन। ध्वनि तरंगों में किसी सतह का विभिन्न दिशाओं में वापस भेजा जाता है, उसे परिवर्तन कहते हैं। यानी कि मैं बोल रहा हूँ, वापस अगर कोई आवाज आ रही तो परिवर्तन है। अपरिवर्तन, जब ध्वनि तरंगों द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की दिशा होती है तो उसे परिवर्तन अपरिवर्तन कहते हैं, उसे अपरिवर्तन कहते हैं। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। गूंज, ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देना गूंज कहलाती है। सिंपल साधारण भाषा में जैसे हम बोलते हैं। दोलन, इसके द्वारा कंपन किसी वस्तु के वर्णन किया जाता है। इसके द्वारा अगर किसी का कंपन वर्णन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं दोलन। तो ये तो थे सारे ध्वनि के कॉन्सेप्ट कि ध्वनि का बेसिक में क्या है, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, और इसके गुण क्या है, विशेषता क्या है, क्या उसमें किस पर ये निर्भर करता है, इसके ऊपर। अब आते हैं ध्वनि के विभिन्न प्रतियोगिताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्वनि माध्यम के बिना चाल यानी चाल प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ पे आएगा चाल, चाल प्राप्त नहीं कर सकती है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है। और इसके बाद है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में इससे पहले आ चुके हैं।
सबसे पहले हम बात करें ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। नंबर 2, मनुष्य को शोर सहने की सीमा लगभग कितनी होती है? तो ये है सिर्फ 85 डेसिबल। उसके बाद ध्वनि के तीक्ष्ण अथवा मंद होने के गुण कहते हैं, इसे हम बोलते हैं तारतव। आप याद रखें, किसी अवरोध से टकराकर लौटने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि यानी कि इको। उसके बाद ताप बढ़ने पर हवा में ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ जाता है। अगर ताप बढ़ेगा तो इसका वेग भी बढ़ जाएगा। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, तो ये होता है आवृत्ति से। ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को कॉम्बिनेशन करके आपको बताया जा रहा है। ध्वनि का संचरण नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? जहाँ वैक्यूम होगा, निर्वात होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में, पेपर्स में आ चुका है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला जो है वो है चमगादड़, वो है चमगादड़। उसके बाद हम बात करें, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, जो पराश्रव्य जो हम नहीं सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगे कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक अपश्रव्य और पराश्रव्य, पर का मतलब यानी कि यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज होगा। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती है। बिल्कुल सिंपल है कि वो मुड़ जाती है, वो वहाँ पे मुड़ जाती है। तो आगे है, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे जा सकती है जब परावर्तक न्यूनतम, यानी कि परावर्तक जो है वो न्यूनतम जो उसकी दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर। तब वो अच्छे से सुनाई देगा प्रतिध्वनि हमें, यानी इको जो है वो लगभग 17 मीटर अगर दूर है तभी वो हमें सुनाई देगी। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका? दाब का। इंपॉर्टेंट है। वायु में जल वाष्प मात्रा बढ़ने पर वेग क्या करता है? तो वेग बढ़ता है। पराश्रव्य ध्वनि जा सकती है, सुनी जा सकती है, वो है कुत्तों की वजह से। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई जो है वो है डेसिबल, और प्रतिध्वनि का कारण जो है वो है, जो प्रतिध्वनि का कारण जो है वो है ध्वनि। और उसके बाद हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, कभी अनुप्रस्थ तो कभी हवा में ध्वनि तरंग जो है वो अनुप्रस्थ भी हो सकती है कभी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो हो सकती है। प्रतिध्वनि का कारण जो है ध्वनि का परिवर्तन है। सुरीली ध्वनि होती है, सुरीली ध्वनि होती है आपके गुणता, तारत्व और तीव्रता के कारण। ध्वनि तारत्व का निर्धारण होता है आवृत्ति द्वारा। ध्वनि तरंग अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार चुका है। ताप बढ़ने पर गैसीय माध्यम ध्वनि का वेग होता है, बढ़ता है। हवा में ध्वनि का वेग हवा के ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय के लिए रहता है? तो ये 1/10 है, यानी कि 0.1 सेकंड तक रहता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति बात नहीं सुनते हैं क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। ध्वनि, क्योंकि जहां वायुमंडल नहीं होगा, निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, तो वहां पे आवाज नहीं सुनाई दे जा सकती। ध्वनि की सबसे तेज गति होती है आपके ठोस में। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, यानी कि डेसिबल में। किस में मापी जाती है? डेसिबल में। शुरू में हमने पढ़ा था। आवाज माप की मात्रक क्या है? वो भी क्या है? डेसिबल। डेसिबल इकाई है प्रबलता की। ध्वनि किसका रूप है जो सुनने पर अनुभूति पैदा करता है? ये है यांत्रिक ऊर्जा का। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है टोन। क्या कहलाती है? टोन। ये तेरी टोन बहुत भारी है, हल्की है। कंपन से माध्यम से क्या उत्पन्न होती हैं? तरंगे। क्या होती हैं? तरंगे। तरंगों के कान के पर्दे से टकराने पर पर्दों की उत्पन्न संख्या कहलाती है आवृत्ति। कितने कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति वाले तरंगों को हम सुन सकते हैं? तो दैट इज 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। आगे हम देखें, जिन तरंगों की अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगे। कौन सी वस्तुएं अधिक प्रत्यास्थ हैं? तो है ठोस। शुष्क 0 सेल्सियस डिग्री पर ध्वनि की चाल कितने मीटर सेकंड होती है? 382। ये अलग है क्वेश्चन थोड़ा। वे यांत्रिक तरंगे क्या कहलाती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम हो? अवश्रव्य तरंगे, उन्हें बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। जिन तरंगों को सर्वप्रथम गाल्टन ने सीटी के द्वारा उत्पन्न किया था, यानी गाल्टन ने इसकी इन्वेंट किया था, इसका पराश्रव्य तरंगे।
कौन सी विधि द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता चलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनार किसके द्वारा होता है? सोनार। सोनार शब्द का विस्तृत रूप क्या है? दैट इज अ साउंड नेविगेशन रेंजिंग। हम उसे बोलते हैं साउंड नेविगेशन रेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपके डेसिबल में। ध्वनि के किस लक्षण के द्वारा हमें मोटी या बारीक इसकी आवाज आती है? तारतम्य के कारण आती है। ये भी क्वेश्चन है। अनुरणन यानी अनुनाद का किसका उदाहरण है? यानी यहाँ पे होगा अनुनाद। अनुनाद किसका उदाहरण है? तो अनुनाद जो उदाहरण है वो है बादलों का गर्जन। ध्वनि की तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर तरंगों का क्या होता है? अपरिवर्तन। बस में खड़खड़ाहट क्यों सुनाई देती है? अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण हमें खड़खड़ सुनाई देती है। अनुदैर्घ्य हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। किसका मात्रक है? आवृत्ति का। बेल किसकी इकाई है? बेल किसकी इकाई है? दैट इज द तीव्रता। डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन। ध्वनि के किस लक्षण की ध्वनि मोटी या पतली होती है? दैट इज तारतम्य की। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ये पराध्वनिक जो आवाज नहीं करते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक चाल करने पर वो पराध्वनिक हो जाते हैं। उन जहाजों का पता नहीं चलता कि वो उड़ रहे हैं। ध्वनि की चाल से अधिक चाल है 332 मीटर प्रति सेकेंड। डेसिबल की इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। गूंज हॉल में डेड हॉल के अनुसार काल होता है 0 सेकंड। ये आप जानते होंगे कि ज़्यादा ध्वनि सुनने से भी, ज़्यादा रॉक एंड पॉप म्यूजिक सुनने से भी कई लोगों की मौत हो सकती है या हो जाती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार है। दैट इज ध्वनि से। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो इसके साथ क्या लेके जाती हैं? ये ऊर्जा। ये साथ में ऊर्जा ले जाती हैं। इको साउंड्स का प्रयोग होता है। इको साउंड का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। पराश्रव्य तरंगें द्वारा मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। ध्वनि तरंग का वेग जो है तापमान घटने पर घटता है और बढ़ने पर बढ़ता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो मैक अंकों का प्रयोग होता है वायुयान में। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन करता है पैदा? दैट इज बाघ। वो बाघ करता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है परावर्तन के कारण। हम रेडियो की घुड्डी घुमाकर विभिन्न स्टेशन कार्य सुनते हैं। ये संभव है। हम रेडियो में और चैनल भी सुन लेते हैं। ये किसके कारण संभव है? दैट इज द अनुनाद, जिसका मतलब है रेजोनेंस। हम रेजोनेंस के कारण ही हम अनुनाद रेडियो में सुनते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचा, आजकल आप देखा मॉडर्न ट्रेंड में कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों घरों से दूर भगाने के लिए एक यंत्र सा लगाया जाता है जिसका नाम है, जिसकी तरंग है अल्ट्रासाउंड तरंग। उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड तरंग। उसका भी यूज किया जा रहा है। ध्वनि स्रोत और प्रक्षेप के मध्य अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में उत्पन्न आभासी परिवर्तन कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की हमेशा पतली होती है क्योंकि उनकी आवाज की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। आगे हम देखें, हृदय की धड़कन की आवृत्ति भूकंप के साथ पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती हैं? अवश्रव्य। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट तरंग का वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, इनका जो है दैट इज वेग इज इक्वल टू लैम्डा। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा ध्वनि के बारे में। आप ध्वनि, ये जो कंटेंट है इसके सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। और भी क्वेश्चंस कंटेंट बिल्कुल आसानी से करने की कोशिश की गई जो आपके लिए मददगार होगा। तो और कुछ ज़्यादा करने के लिए हम आपको बता दें, हमारा ऐप है आर्मी गुरु के नाम पर। वहाँ पे आप जा सकते हैं और ज़्यादा कंटेंट वहाँ से ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किसी संदर्भ में कोई कंटेंट जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।